ये रेनेगेड इमॉर्टल एक्सप्लेन्ड का पार्ट 2 है। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन पहले। पार्ट 1 में हमने एक्चुअली चैप्टर 1 से 8 तक कवर किया था, लेकिन बोलते वक्त मिस्टेक से 1 to 7 मेंशन हो गया। स्टोरी वाइज कोई गैप नहीं है और यहाँ से हम चैप्टर 9 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक वैंगलिन ने कल्टिवेशन वर्ल्ड का रियलिटी चेक देख लिया है। टैलेंट सब कुछ नहीं होता और यहाँ काइंडनेस का प्राइस भी होता है। पार्ट 2 में चीज़ें और क्लियर होंगी। कल्टिवेशन का एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट होता और वैंगलिन का माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होना शुरू करेगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेनेगेड इमॉर्टल नॉवल के चैप्टर 9 से 17 बिना डोंगवा शॉर्टकट्स, सिर्फ नॉवल के ओरिजिनल टोन और इवेंट्स के साथ। अगले कुछ दिनों तक वैंगलिन उन पक्षियों के भरोसे रहा जो गुफा में खिंचाते थे और दीवार से टकराकर मर जाते थे। उसने अपना ज्यादातर समय उस पत्थर के मोती को गौर से देखने में बिताया। जब भी ओस दिखाई देती वो उसे अपने हाथ पर लगा लेता। उसने ऐसा तब तक किया जब तक उसका हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हो गया। वो जानता था कि ये ओस बहुत कीमती है, इसलिए उसने एक पक्षी की खोपड़ी में कुछ ओस जमा कर ली। आज के दिन उसने पिछले कुछ दिनों से जमा की गई ओस को एक कपड़े के टुकड़े पर छिड़का और सावधानी से मोती को उसमें लपेट लिया। ये पक्का करने के बाद कि वो गिरेगा नहीं, खिंचाव रुकने पर वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने अपने दांतों से अपने कपड़े फाड़े और उन्हें एक दूसरे से बांध लिया। फिर एक सिरा एक पत्थर से बांधा और दूसरा अपनी कमर के चारों ओर, और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वैंगलिन करीब 5 या 6 मीटर नीचे उतरा ही था कि उसका हाथ फिसल गया। उसका शरीर तेजी से नीचे गिरा, लेकिन किस्मत से उसके कपड़े मजबूत थे और कपड़े फटने से पहले उसे चट्टान की तरफ झूलने और एक टहनी पकड़ने का समय मिल गया। वैंगलिन के माथे पर ठंडा पसीना चमकने लगा। जब उसने नीचे देखा तो उसने अंदाजा लगाया कि वो अभी भी 20 मीटर ऊपर था। एक हाथ से उसने एक टहनी पकड़ी और दूसरे हाथ से कपड़ा पकड़ा और कपड़े को टहनी पर बांध दिया। तभी उसे राहत महसूस हुई। वो सावधानी से वापस चट्टान के किनारे की ओर बढ़ा और फिर से नीचे उतरना शुरू किया। जब वो जमीन से 10 मीटर की दूरी पर था तो कपड़ा अपनी आखिरी सीमा तक खिंच गया था। वैंगलिन ने बिना दोबारा सोचे नीचे छलांग लगा दी। उसके कपड़े वजन बर्दाश्त नहीं कर सके और फटने लगे, लेकिन फिर भी गिरने की रफ्तार को कम करने में मदद मिली। वैंगलिन ने नीचे गिरते समय अपने चेहरे पर हवा महसूस की, साथ ही अपने नीचे टहनियों को टूटते हुए भी महसूस किया, जिससे उसकी गिरने की रफ्तार धीमी हो गई। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, उसने अपने शरीर को बिल्कुल सही स्थिति में रखा। उसके पैर की उंगलियां नीचे की तरफ थीं और जमीन को छूते ही वो एक गेंद की तरह लुढ़क गया। जमीन उसे किसी पत्थर के चाकू की तरह लगी, जिसने उसके शरीर को चीर दिया, जिससे कई गहरे जख्म हो गए। खासतौर पर उसकी टांग पर एक गहरा घाव हुआ। वो इतना गहरा था कि हड्डियां देखी जा सकती थीं। धुंधली आंखों के साथ वैंगलिन की सांस फूल रही थी। उसने अपने गले में बंधे कपड़े को, जिसमें मोती था, अपने मुंह में डालने की कोशिश की और कपड़े में मौजूद कुछ ओस को चूस लिया। थोड़ी देर बाद उसने बैठने की कोशिश की और कांपते हाथों से कपड़े को अपनी टांग के ऊपर निचोड़ा, जिससे कुछ ओस की बूंदें बाहर आईं। जहां जख्म था वहां ठंडक जैसा एहसास होने लगा। ये सब करने के बाद वैंगलिन जमीन पर गिर गया और उसने दुआ मांगी कि ठीक होने से पहले कोई जंगली जानवर उस पर हमला न करे। उसी समय उसने दूर से एक चिल्लाहट सुनी, तिएझू, तुम कहाँ हो? वैंगलिन दंग रह गया। उसने गौर से सुना और उसे एहसास हुआ कि ये उसके पिताजी की आवाज़ है। बिना सोचे उसने अपने शरीर में बची हुई सारी ताकत लगाकर चिल्लाया, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। दूर से एक इंद्रधनुष नजदीक आया। उसने कुछ देर तक वैंगलिन के पास वाली चट्टान के चक्कर लगाए और फिर नीचे उतरा। एक रोशनी की तलवार नीचे आई और गायब हो गई, जिससे हैंग हुए सख्त का एक डिसाइपल सामने आया, जिसके हाथ में वैंगलिन के पिता थे और वो वैंगलिन को घूर रहे थे। जब तिएझू के पिता ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों से तुरंत आंसू निकल आए। वो वैंगलिन की तरफ दौड़े और उसे गले लगा लिया। रोते हुए उन्होंने कहा, तिएझू, तुम क्या सोच रहे थे? तुम इतने जिद्दी क्यों थे? क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम मर जाते तो तुम्हारे माता पिता कैसे जीते? वैंगलिन दंग रह गया। सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पिताजी को गलतफहमी हुई है और उन्होंने सोचा कि वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। खुद को देखने और ये देखने कि उसका शरीर कितना जख्मी था, वो एक कड़वी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। हैंगुए सख्त के डिसाइपल, जिनका नाम जैंग था, उन्होंने वैंगलिन को गौर से देखा। उन्होंने ऊपर चट्टान की ओर देखा और उन कपड़ों को देखा जो पहले फट गए थे। कुछ छलांगों के साथ वो ऊपर चढ़े जब तक कि वो गुफा तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने महसूस किया कि एक ताकत उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही है और उनके चेहरे पर हैरानी का भाव आया, लेकिन वो जल्द ही संभल गए और वो ऐसे नीचे कूदे जैसे वो ताकत कोई बड़ी बात ना हो। उन्होंने धीरे से कहा,
तुम्हारे बच्चे ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो इस गुफा के कुदरती खिंचाव की वजह से बच गया। अब जबकि वैंगलिन मिल गया है तो चलो वापस सेक्ट चलते हैं और किसी बड़े से निर्णय करने देते हैं। हेंगुए सख्त के डिसाइपल ने अपनी आस्तीनें लहराई, पिता पुत्र की जोड़ी को पकड़ा और जल्द ही उस जगह को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वे हेंगुए सख्त के पहाड़ के नीचे पहुंचे, फिर सीढ़ियां चढ़कर चोटी के करीब पहुंचे। यहाँ इस तरह वापस आने से वैंगलिन के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। चोटी पर बहुत से लोग खड़े थे जिनके चेहरे के भाव अच्छे नहीं थे। डिसाइपल जैंग जल्द ही किसी एक के पास गया और धीरे से कुछ कहा। बूढ़े आदमी के माथे पर बल पड़ गए और उसने ठंडी आवाज में कहा, चूंकि इंसान मिल गया है, उसे मेहमानों के कमरे में भेज दो ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। कमरे में जब वैंगलिन की माँ ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों से तुरंत आंसू निकल आए और वो उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। अपने माता पिता से सुनने के बाद उसे आखिरकार पता चला कि क्या हो रहा था। जब वो घर से भागा था तो उसके माता पिता वैंग परिवार वापस गए थे ताकि उसके चौथे चाचा को ढूंढ सके। उन तीनों को उसकी सुरक्षा का डर था, इसलिए वो वैंग जुओ के पिता को ढूंढने गए। उसके चौथे चाचा के दबाव की वजह से वैंग जुओ के पिता ने न चाहते हुए भी परिवार के सदस्यों को हेंगुए सख्त से मदद मांगने के लिए कहा। ये पहली बार था जब हेंगुए सख्त के सामने ऐसी कोई बात आई थी, तो पहले उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन वैंगलिन के घर से भागने की वजह हेंगुए सख्त में शामिल न हो पाना था। भले ही हेंगुए सख्त को किसी मामूली इंसान की जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर वो वाकई मर जाता और ये खबर आसपास के गांवों में फैल जाती तो माता पिता अपने बच्चों को सेक्ट में भेजने की कोशिश नहीं करते। भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने इस इलाके में तलाश करने के लिए कुछ डिसाइपल्स भेजे। वैंगलिन के पिताजी अभी भी फिक्रमंद थे, इसलिए वो उनके साथ चले गए और इसी वजह से उसके सामने ये नज़ारा था। थोड़ी देर बाद किसी ने कुछ दवाई भेजी। तिएझू की माँ ने जल्दी से उस इंसान का शुक्रिया अदा किया जिसने इसे पहुंचाया था और सावधानी से इसे अपने बेटे को खिलाया। ये वाकई एक इमॉर्टल सेक्ट द्वारा बनाई गई दवाई थी। इसका असर बहुत ही अच्छा था। इसे पीने के बाद वैंगलिन को लगा कि वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और उसके जख्म का दर्द काफ़ी कम होने लगा। वैंगलिन के माता पिता उसे लगातार दिलासे वाली बातें कह रहे थे। वो उन्हें सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन उसे पक्का नहीं था कि वो उस पर यकीन करेंगे या नहीं। उसी समय हेंगुए सख्त के एक हॉल में कई बड़े बैठे हुए थे जो डिसाइपल जैंग को ये बता रहे थे कि उसने वैंगलिन को कैसे ढूंढा। लंबी मेज के आखिर में एक लाल चेहरे वाले आदमी ने चिड़चिड़ेपन से कहा, एक मामूली इंसान की जिंदगी और मौत का मुझ जैसे इमॉर्टल से क्या लेना देना। दूसरे इमॉर्टल स्कूल्स को देखो, उनमें से कौन हमारे जैसा है जो किसी ऐसे बच्चे को ढूंढने के लिए लोग भेजता है जिसने खुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि उसे चुना नहीं गया था। ये शर्म की बात है। उसके बगल में एक ठंडे चेहरे वाले अधेड़ आदमी ने कहा, एल्डर माँ जो कह रहे हैं वो सही है। जाओ देश के सभी सेक्ट्स में सिर्फ हमारा हेंगुए सख्त ही ऐसा है, लेकिन अगर वो बच्चा वाकई हमारे पहाड़ों में मर जाता तो माता पिता को डर लगता कि अगर उनके बच्चों को रिजेक्ट किया गया तो वो सब खुदकुशी करने की कोशिश करेंगे। फिर कौन हमें अपने बच्चे भेजने की हिम्मत करेगा। चोगा पहने एक बूढ़े आदमी ने चाय का एक घूंट पिया और धीरे से कहा, असलियत में क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारा हेंगुए सख्त कमजोर हो गया है कि हमें मामूली इंसानों में से कल्टीवेशन के लिए सही डिसाइपल्स चुनने पड़ रहे हैं। अगर ये 500 साल पहले की बात होती तो किसे फर्क पड़ता कि मामूली इंसान क्या सोचते हैं। आखिर में झुर्रियों से भरे चेहरे वाले एक बूढ़े ने एक आह भरी और कहा, अगर इस जवान ने एक बार खुदकुशी की कोशिश की है तो वो दोबारा भी खुदकुशी की कोशिश कर सकता है। छी, इस समस्या को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चलो हम एक अपवाद बनाते हैं और उसे एक डिसाइपल के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अधेड़ आदमी की तरफ तिरछी नजर से देखा। लाल चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने नाराजगी में अपनी भौएं सिकोड़ी और कहा, एल्डरली, क्या हमारा हेंगुए सेक्ट सच में इतना नीचे गिर जाएगा? एक मामूली इंसान की जिंदगी और मौत के लिए एक अपवाद बनाएगा? एल्डरली ने अपनी आंखें खोली और ठंडी आवाज में कहा, एल्डमा, पेट्रियार्क ने मुझे इस मामले को संभालने के लिए कहा है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया और इस बेकार लड़के ने दूसरी बार खुदकुशी की कोशिश की और उसके माता पिता ने ये बात फैला दी कि हमने उनके बच्चे को खुदकुशी के लिए मजबूर किया, तो क्या ये और भी शर्मनाक नहीं होगा? अगर आप इस मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो मैं इसे आपको संभालने दूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से मामला शांत करने की कोशिश की और कहा, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ना हम उसे पहले एक डिसाइपल बनने दे, फिर 8 या 10 साल बाद जब वो कल्टिवेटिंग करने में फेल हो जाए तो हम उसे वापस भेज सकते हैं और कोई समस्या नहीं होगी। चोगा पहने बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, अगर दूसरे जवान भी यही रास्ता अपनाएं तो हम क्या करेंगे?
अधेड़ आदमी हंसा और बोला, ये एक आसान काम है। इसके बाद हमने सबक सीख लिया है। भविष्य में जब हम लोगों को फेल करेंगे तो हम उनके मन में खुदकुशी न करने की बात डाल देंगे और इससे ये समस्या सुलझ जाएगी। जहाँ तक इस वांग लिन की बात है, चूंकि मामला पहले ही इतना बड़ा हो चुका है, तो आइए हम उसे बस एक डिसाइपल के तौर पर ले लेते हैं। एक फालतू डिसाइपल से कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डर ली के अलावा 2 अन्य बड़े विचारपूर्ण नजरों से उस अधेड़ आदमी को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अधेड़ आदमी मुस्कुराया और सोचा, ओ वांग लिन, मैंने जितनी हो सकी उतनी मदद की है। मैंने उस धातु के टुकड़े का एहसान चुका दिया है जो तुम्हारे 4th अंकल ने मुझे दिया था। मैं सच में ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि एक मामूली इंसान को इस तरह का सामान कैसे मिला। वो अधेड़ आदमी ये नहीं जानता था कि वांग लिन के 4th अंकल ने इसे एक लोहार से खरीदा था। उसने बहुत सी चीजें देखी थी और जैसे ही उसने इसे देखा, वो जानता था कि ये साधारण नहीं था। इस बार ठीचू को हेंग्युए सेक्ट में शामिल करवाने के लिए वो इसे बाहर ले आया। जहां तक धातु का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था, वो नहीं जानता था। धातु के एक टुकड़े ने वांग लिन की किस्मत बदल दी। जब ये खबर वांग लिन तक पहुंची तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे किसी अनजान वजह से किसी तरह एक डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 2 दिन बाद उसने अपने माता पिता को हेंग्युए सेक्ट से विदा किया। अपने माता पिता के चेहरों पर खुशी देखने के बाद उसने यहाँ गंभीरता से कल्टिवेट करने का फैसला किया। हालांकि उसके माता पिता के जाने के बाद उसकी सोच बदल गई। उसे चुपके से उस जगह बुलाया गया जहाँ डिसाइपल्स को उनके काम सौंपे जाते हैं, और वहाँ उसने एक चालाक दिखने वाले युवक को देखा। उस युवक का चेहरा नफरत से भरा हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा और हंसा, तो तुम वांग लिन हो, वो बच्चा जो खुदकुशी करके डिसाइपल बना है। वांग लिन खामोशी से उस युवक को देख रहा था जो उसे चुनौती दे रहा था। युवक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लड़के, कल सुबह से तुम काम के लिए मेरे पास आओगे। तुम्हारा काम है पानी लाना, हर दिन 10 बड़े बर्तनों से कम नहीं। अगर तुम काम पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं होगा, और अगर तुमने 7 दिनों तक ऐसा ही किया तो मैं बड़ों को बोलकर तुम्हें सेक्ट से बाहर निकलवा दूंगा। ये तुम्हारे कपड़े हैं। याद रखना, ऑनररी डिसाइपल सिर्फ ग्रे कपड़े ही पहन सकते हैं। एक बार जब तुम एक असली डिसाइपल बन जाओगे तो तुम्हें दूसरे रंग दिए जाएंगे। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने कपड़े वांग लिन की तरफ फेंके और अपनी आंखें बंद कर लीं। वांग लिन ने अपने कपड़े उठाए और पूछा, मैं कहाँ रहूंगा? युवक ने अपनी आंखें तक नहीं खोली और लापरवाही से कहा, उत्तर की तरफ जाओ जब तक तुम्हें घरों की एक कतार ना दिखे। वहां मौजूद डिसाइपल को अपना बैज दे देना और वे तुम्हें एक कमरा दे देंगे। वांग लिन वहां से चला गया और घरों के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। युवक ने अपनी आंखें खोली और नफरत से कहा, शामिल होने के लिए खुदकुशी का सहारा लेना, वो वाकई में एक कचरा है। हेंग्युए सेक्ट में चलते हुए वांग लिन में बहुत से डिसाइपल्स को ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए देखा, जो पीले और ठंडे चेहरों के साथ जल्दी में थे। कुछ के हाथों में औजार थे और वे सभी यहाँ वहाँ भाग रहे थे। कुछ देर सीधे चलने के बाद उसे घरों की एक कतार दिखी। यहाँ ग्रे कपड़ों में और भी बहुत से डिसाइपल्स थे, लेकिन वे एक दूसरे से मुश्किल से ही बात करते थे। जब उसने अपना बैज उस पीले कपड़े पहने हुए डिसाइपल को दिया जो इंचार्ज था, तो उस युवक ने बेसब्री से एक कमरे की तरफ इशारा किया। वांग लिन को यहाँ के सभी लोगों के ठंडे चेहरों की आदत हो गई थी। वो अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा खोला। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें 2 लकड़ी के बिस्तर, एक मेज और 2 कुर्सियां थीं। वे सब बहुत साफ थे और लगभग उतने ही नए थे जितने उसके घर का फर्नीचर। उसने वो बिस्तर चुना जो खाली लग रहा था। उसने अपना सामान नीचे रखा और अपने बिस्तर पर लेट गया। हालांकि वो हेंग्युए सेक्ट में शामिल हो गया था, लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। उसने सोचा था कि वो अमर तकनीकें सीखेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका काम पानी लाना था। इस बारे में सोचते हुए उसने एक आह भरी और अपनी छाती के सामने रखे उस पत्थर के मोती को छुआ। ये वो खजाना था जिसे उसने हासिल किया था। वांग लिन ने बहुत सी किताबें पढ़ी थीं और वो इसे सबके सामने लाने के खतरे को जानता था, क्योंकि बहुत से लोग इस खजाने को पाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर बाद रात हो गई और ग्रे कपड़ों में एक बहुत थका हुआ युवक दरवाजा खोलकर अंदर आया। वांग लिन को देखकर वो हैरान रह गया, फिर बिना एक शब्द कहे अपने बिस्तर पर बेहोश सा गिर पड़ा। वांग लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था कि उसे जल्दी उठना है। उसने अपने पेट को छुआ, फिर कुछ शकरकंद बाहर निकाले। उसके माता पिता ये उसे खाने के लिए लाए थे जब वे उसे ढूंढने निकले थे, और चूंकि उसे स्वीकार कर लिया गया था, उसके माता पिता ने बचा हुआ सारा खाना उसे दे दिया था। शकरकंद बहुत मीठा था। जब वांग लिन खा रहा था तो वो युवक जाग गया और शकरकंद को देखने लगा। उसके मुंह में पानी आ गया था और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मुझे एक टुकड़ा मिल सकता है?
वांगलिन ने कुछ टुकड़े निकाले और कहा, मेरे पास यहाँ बहुत सारे हैं, अगर तुम चाहो तो कुछ और ले लो। युवक ने जल्दी से खाना उठाया और उसे गटक लिया, फिर मेज के पास जाकर अपने लिए ग्लास पानी डाला। वो चिल्लाया, लानत है, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो तुम्हारा नाम क्या है? वांगलिन ने अपना नाम बताया। युवक अचानक हंसा और बोला, तो तुम वांगलिन हो, वो कचरा जिसने खुदकुशी करके हैंगयुए सेक्ट में एंट्री ली है। उसे अचानक एहसास हो गया कि उसने क्या कह दिया है और बोला, भाई मेरा नाम झांग है। सच बताऊं तो सेक्ट में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे बारे में ना जानता हो, इसलिए जो मैंने पहले कहा उसके लिए मुझे बुरा मत मानना। असल में मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं कि तुम इस तरह से सेक्ट में शामिल हो पाए हो। वांगलिन कड़वाहट से हंसा। उसने सफाई देने की कोशिश नहीं की और शकरकंद के कुछ और टुकड़े उसे दे दिए। झांग ने जल्दी से उन्हें ले लिया और कुछ निवाले खाए, फिर कहा, वांगलिन तुम बेहतर होगा कि इसमें से कुछ अपने लिए बचा लो। तुम यहाँ नए हो, कौन जानता है कि वो पीला नेवला क्या बुरा करने की कोशिश करेगा। लानत है, वो हमें इंसानों जैसा भी नहीं समझता। यहाँ वैंगलिन की कहानी के अगले हिस्से का पेशेवर लाइन बाय लाइन अनुवाद दिया गया है। अध्याय 11, ज़ैंग हू। वीज़ल। वैंगलिन हैरान रह गया। पहला इंसान जिसके बारे में उसने सोचा जो इस हुलिये में फिट बैठता था, वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल था जिसने उस पर हंसी उड़ाई थी। हालांकि उसे पक्का यकीन नहीं था। अरे, क्या तुमने उसे नहीं देखा? वो डिसाइपल के काम को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार आदमी है। वो भी एक ऑनररी डिसाइपल है, लेकिन उसे अपनी कल्टिवेशन शुरू करने का अधिकार दिया गया है। पीले कपड़े पहनकर वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं लगता। हम सब उसे वीज़ल बुलाते हैं, ज़ैंग हू ने पानी पीते हुए समझाया। वैंगलिन ने शकरकंद का एक टुकड़ा खाया, फिर कहा, मैं जानता हूँ वो कौन है। मैंने उसे आज देखा था। उसने मुझसे कल से हर दिन पानी के 10 वैट्स लाने को कहा है, वरना मुझे खाना नहीं मिलेगा। ज़ैंग हू दंग रह गया। थोड़ी देर तक वैंगलिन को घूरते रहने के बाद उसने पूछा, भाई क्या तुमने पहले कभी उसे परेशान किया था? वैंगलिन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्यों? ज़ैंग हू के चेहरे पर वैंगलिन की तरफ तरस भरी नजरें थीं। वैंगलिन, क्या तुम सोच रहे हो कि वो वैट्स वैसे ही हैं जैसे तुम घर पर इस्तेमाल करते हो, बस इतने बड़े? उसने अपने हाथों से इशारा किया। वैंगलिन को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और उसने सिर हिलाया। ज़ैंग हू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने पक्का उस पीले वीज़ल को नाराज किया होगा। जिन वैट्स की वो बात कर रहा है वो इस कमरे के आकार के हैं। 10 वैट्स भरना? वैंगलिन, मैं ये शकरकंद नहीं खाऊंगा, तुम इन्हें रख लो। अगर तुम्हें हर 4 से 5 दिनों में एक बार खाना मिल जाए तो तुम खुशकिस्मत होगे। तुम यहाँ नए हो और पहाड़ की सभी खाने पीने की जगहें पहले से ही बुक हैं। सिर्फ एल्डर डिसाइपल्स ही उन्हें चुन सकते हैं। कल मैं बस जंगली फल खाऊंगा। उसने बचे हुए शकरकंद मेज पर रख दिए, आह भरी अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। वैंगलिन को अपने अंदर गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने अपने माता पिता की उम्मीद भरी आंखें सोची और अपने गुस्से को दबा लिया। वो गुस्से से भरा हुआ बिस्तर पर लेट गया और सो गया। दूसरे दिन अभी अंधेरा था जब वैंगलिन बिस्तर से बाहर निकला। ज़ैंग हू अभी भी खराटे ले रहा था। वैंगलिन ने अपनी ग्रे पोशाक पहनी और जल्दी से उस जगह पहुंचा जहां वो वीज़ल से मिला था। उसके पहुंचने के कुछ देर बाद ही पूर्व से सूरज निकल आया। पीले कपड़े पहने युवाओं ने दरवाजे खोले और वैंगलिन को अजीब नज़रों से देखा। कम से कम तुम समय पर तो हो। एक बाल्टी लो और पूर्व की तरफ निकल जाओ। पहाड़ में एक झरना है, वहां से पानी लाओ। उसने वैंगलिन पर और कोई ध्यान नहीं दिया। वो जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और उगते सूरज की तरफ मुंह करके धीरे धीरे सांस लेने लगा। उसकी नाक से एक धुंधली सी सफेद धुंध निकली जो 2 ड्रैगन्स की तरह घूम रही थी। वैंगलिन ने उसे जलन भरी नजरों से देखा। फिर वो कमरे के अंदर गया और चारों तरफ देखा। आखिरकार एक दरवाजे के पीछे उसने वो 10 वैट्स देखे और कड़वी मुस्कान के साथ पूर्व द्वार की तरफ चल दिया। लंबी पैदल यात्रा के बाद वैंगलिन उस जगह पहुंचा। वहां का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था और बहते पानी की आवाज़ बहुत सुकून देने वाली थी। ये ऐसी जगह थी जो दिल को शांति दे सकती थी। उसके पास खूबसूरती की तारीफ करने का समय नहीं था। जब बाल्टी भर गई तो उसने उसे उठाया और जल्दी से वापस पहाड़ पर चढ़ गया। वैंगलिन शाम तक यही करता रहा। उसने अभी तक 1 वैट भी नहीं भरा था। अगर उसके पेट में शकरकंद ना होते तो उसके पास काम जारी रखने की हिम्मत ना होती। उसके हाथ और पैर दुख रहे थे और सुन्न हो गए थे। जब भी वो हिलता था उनमें दर्द होता था। वैंगलिन ने थोड़ी देर सोचा, फिर आधी बाल्टी पानी लेकर एक सुनसान इलाके में चला गया। उसने ये पक्का करने के लिए चारों ओर देखा कि आसपास कोई ना हो। उसने पत्थर के मोती को बाल्टी में डाल दिया और उसे थोड़ा घुमाया, फिर मोती बाहर निकाला और पानी पी लिया। उसे तुरंत अपने पेट में एक गर्माहट महसूस हुई और मांसपेशियों का दर्द गायब हो गया।
हालांकि इसका असर ओस के मुकाबले कम था, लेकिन फिर भी वैंगलिन बहुत खुश था। उसने अपनी छाती को छुआ और मोती की जगह ठीक की। उसने फैसला किया कि वो इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताएगा। आधी बाल्टी पानी पीने के बाद उसकी मांसपेशियों में अब दर्द नहीं था और वो ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से पानी लाने का अपना काम जारी रखा। उस रात उसने पत्थर के मोती को आधी बाल्टी पानी में डुबोया और उसे पी लिया। शक से बचने के लिए वो चेहरे पर थका हुआ भाव लेकर वापस आया। थोड़ी देर बाद ज़ैंग-हू वापस आया। उसके चेहरे पर अभी भी वही बहुत ज़्यादा काम करने वाली थकान दिख रही थी। उन दोनों ने थोड़ी बात की और ज़ैंग-हू ने हिचकिचाते हुए शकरकंद के 2 टुकड़ों के लिए गुजारिश की। उसने उन्हें खाया और अपने बिस्तर पर सो गया। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकने ही वैंगलिन को हैंग्युए संगत का डिसाइपल बने हुए 1 महीना बीत गया था। वैंगलिन को पता चला कि ज़ैंग-हू का काम लकड़ी इकट्ठा करना था। खाना खाने से पहले उसे पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी। जब से वो हैंग्युए संगत का ऑनररी डिसाइपल बना था, वो पिछले पूरे 3 सालों से लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। 3 साल पहले वो हर 3 या 4 दिन में एक बार खाना खाता था, लेकिन अब उसने इसे इतना कम कर दिया कि वो हर 2 दिन में एक बार खाना खा सकता था। उसके अनुसार ऑनररी डिसाइपल्स को 10 साल तक काम करना पड़ता है और दिन में 3 बार खाना खाने के काबिल बनना पड़ता है, इससे पहले कि वो सबसे बुनियादी कल्टीवेशन भी सीख सकें। इनर डिसाइपल्स उनकी तरह नहीं हैं। उनके पास अपने मास्टर होते हैं, वो कोई काम नहीं करते और उनके अपने कमरे होते हैं। उनका एकमात्र काम कल्टीवेट करना है। इसके अलावा इनर डिसाइपल्स और ऑनररी डिसाइपल्स के बीच में भी एक व्यक्ति होता है, जैसे कि वैंग हाउ जो एक हेल्पर बना, लेकिन वास्तव में वो एक नौकर की तरह है। इन लोगों को घर के काम करने की ज़रूरत नहीं होती और वो कुछ कम स्तर की तकनीकें भी सीखते हैं। उन्हें बस वही काम पूरा करना होता है जो उनके मास्टर उन्हें सौंपते हैं। लेकिन इन लोगों में बहुत कम टैलेंट होता था और वो अपनी पूरी जिंदगी बस हेल्पर्स बनकर ही बिता देते थे। जहाँ तक तथाकथित टैलेंट की बात है, वैंगलिन ने ज़ैंग-हू से सीखा कि ये सिर्फ रूहानी ऊर्जा थी जो हर किसी के पास होती है, लेकिन अलग अलग मात्रा में। अगर किसी के पास पर्याप्त रूहानी ऊर्जा है तो वो 1 साल में एक अमर तकनीक सीख सकते हैं, लेकिन अगर कमी है तो इसमें दशकों या सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। एक इंसान की जिंदगी सीमित होती है। सामान्य टैलेंट वाला व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए संगत रूहानी ऊर्जा को इतना ज्यादा महत्व देता है। इस महीने जब वैंगलिन पानी ला रहा था तो उसने बहुत सारा पानी पिया, जिसमें पत्थर का मोती भिगोया गया था, जिससे उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया। पहले उसे 10 वैट्स भरने में 6 दिन लगते थे, अब इसमें सिर्फ 3 दिन लगते थे। हालांकि दूसरों को शक न होने देने के लिए वैंगलिन हमेशा सूरज उगने से पहले उठ जाता था और बाल्टी के साथ आराम से पहाड़ की ओर चल देता था। जबकि अन्य लोग हैरान थे कि वो 3 दिनों के भीतर काम पूरा करने में सक्षम था। उन्होंने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत जल्दी जाग जाता था और देर से सोता था। इस महीने लगभग सभी ऑनररी डिसाइपल्स वांगलिन को जान गए थे। उन सबके चेहरों पर घमंड भरा रहता था और वे उससे बहुत बुरी तरह बात करते थे। वांगलिन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। वो जानता था कि इन सभी ऑनररी डिसाइपल्स की सोच बहुत खराब हो चुकी थी। उसके आने से पहले ये सभी ऑनररी डिसाइपल्स सबसे नीचे के दर्जे पर थे। उनके पास अपना गुस्सा और चिढ़ निकालने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब जब वो, जिसने खुदकुशी करने की कोशिश करके सेक्ट में एंट्री ली थी, यहाँ था, तो वे उसे खुद से भी नीचा समझने लगे और उसे बुली करके अपना गुस्सा निकालने लगे। वो मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। वो जानता था कि इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। सेक्ट में ताकतवर ही हमेशा सही होता था। कुछ ऑनररी डिसाइपल्स यहाँ काफ़ी समय से थे और उन सब के शरीर बहुत मजबूत थे। कुछ ने तो कोई इमॉर्टल टेक्निक भी सीख ली थी। अगर वो पलट कर वार करता तो उसका हारना तय था। लेकिन वांगलिन को दबाना इतना आसान नहीं था। उसे उन सभी डिसाइपल्स के चेहरे याद थे जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था और उसने ताकतवर बनने पर बदला लेने का फैसला किया। इसी सोच के साथ उसने अंधा और बहरा बनने का नाटक किया और रोजाना पानी लाना जारी रखा, जबकि वो छिपकर स्टोन बीड पर रिसर्च करता रहा। उसने बीड को अलग अलग लिक्विड्स में डुबोकर एक्सपेरिमेंट किए। उसने ओस को मिलाकर और बीड को झरने के पानी, पसीने और यहाँ तक कि खून में डुबोकर भी देखा। आखिर में उसे पता चला कि ओस सबसे बेहतर थी। लेकिन ओस भी अलग अलग तरह की थी। सुबह के समय बीड पर आने वाली ओस सबसे अच्छी थी। उसके बाद रात को बीड पर आने वाली ओस का नंबर था। अगर ओस कहीं और से जमा की जाती थी तो वो उतनी असरदार नहीं थी। इसके बाद झरने के पानी के साथ मिलाया जाना सबसे अच्छा था। खून और पसीना सबसे खराब थे, उनका कोई असर ही नहीं होता था। किसी का ध्यान अपनी ओर ना खींचने के लिए उसने जंगल में कुछ छोटे कद्दू ढूंढे और उनमें ओस भरने के लिए उन्हें अंदर से खाली कर लिया। वो इन कद्दुओं को अपने साथ नहीं रखता था। इसके बजाय वो इन्हें दूर दराज की अलग अलग जगहों पर छिपा देता था। वो उन्हें तभी बाहर निकालता था जब वो पानी लाने जाता था और उन्हें कभी भी सेक्ट में वापस नहीं ले जाता था। काम करते समय वो एक कद्दू अपने साथ रखता था। जब भी वो थक जाता था तो वो एक घूंट पी लेता और उसे तुरंत ताजगी महसूस होती।
इसके साथ ही वांगलिन को एक अजीब चीज का पता चला। जब भी रात या सुबह की ओस बीट पर आती तो ऐसा लगता जैसे बीट पर बहुत सारी ओस की बूंदें हैं, लेकिन उन्हें जमा करते समय उसे उस मात्रा का सिर्फ 10वां हिस्सा ही मिल पाता था, बाकी गायब हो जाती थी। इस अजीब चीज के बारे में वांगलिन बस यही कह सकता था कि ओस को बीट ने सोख लिया है। हालांकि उसकी ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन वो वाकई कुछ और सोच नहीं पा रहा था। आज शाम को वांगलिन ने बाकी बचे 3 वैट्स भरे और पीले कपड़े वाले डिसाइपल से कहा, जब वो मेडिटेटिंग कर रहा था, भाई ल्यू, मैं घर जा रहा हूँ, इसलिए मैं कल नहीं आऊंगा। उस जवान ल्यू ने अपनी आंखें खोली और वांगलिन की तरफ देखा, फिर एक आवाज निकाली, स्नॉटेड। वांगलिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जांग हू से सीखा था कि एक ऑनररी डिसाइपल साल में 3 बार रिश्तेदारों से मिलने घर जा सकता है। उसे बस एल्डर सन से इजाजत मांगनी थी। वांगलिन को याद आया कि उसके पिता का जन्मदिन आने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वापस जाना ही होगा। अपना काम खत्म करने के बाद वो ऑनररी डिसाइपल्स के इंचार्ज एल्डर सन की तरफ चल दिया। हेंग्युए सेक्ट 6 अकेडमीज में बटा हुआ था, जो फिर 5 हिस्सों में बटी हुई थी। वे धातु, लकड़ी, पानी, आग और मिट्टी थी, जिनमें से हर एक के अपने ऑनररी डिसाइपल्स थे। इनर डिसाइपल्स और एल्डर्स सभी मेन आंगन में रहते थे। जब वो पानी लाता था तो अक्सर उनके पास से गुजरता था। वो हमेशा जलन भरी नजरों से उन्हें देखता था। वहां पहुंचने के बाद उसने चारों तरफ अच्छी तरह देखा, फिर चिल्लाया, ऑनररी डिसाइपल वांगलिन एल्डर सन से मिलना चाहता है। सफेद कपड़ों में एक युवक आराम से चलता हुआ आगे बढ़ा। उसने एक बार वांगलिन की तरफ देखा और गर्व से कहा, तुम वांगलिन हो? सफेद कपड़े वाले युवक को देखकर वांगलिन का दिल घबरा गया और उसने अपना सिर हिला दिया। वो पहले से जानता था कि हेंग्युए सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को उनके पहने हुए रंग के हिसाब से बांटा गया है। ऑनररी डिसाइपल्स को ग्रे और पीले में बांटा गया था। पीले वालों को इमॉर्टल टेक्निक की शुरुआत करने का अधिकार दिया गया था। इनर डिसाइपल्स को उनकी ताकत के हिसाब से दर्जा दिया गया था। ऊपर से नीचे के क्रम में वे बैंगनी, काले, सफेद और लाल थे। सफेद कपड़े वाले युवक का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ और उसने मुड़ने और आंगन में वापस जाने से पहले वांगलिन को ठंडी नजर से देखा। वांगलिन बिना किसी भाव के उसके पीछे चल दिया। आंगन में थोड़ी देर चलने के बाद वो फूलों से घिरे हुए एक घर के पास पहुंचा। सफेद कपड़े वाले युवक ने आलस से कहा, टीचर सन, एक ऑनररी डिसाइपल आपसे मिलने आया है। अपनी बात पूरी करने के बाद वो एक तरफ खड़ा हो गया। बागीचे से एक भारी आवाज आई, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना नाम बताओ। वांगलिन ने जल्दी से कहा, डिसाइपल वांगलिन एल्डर सन से मिलने आया है। मेरे पिता का जन्मदिन कल है। ये डिसाइपल घर जाने की इजाजत चाहता है। आवाज ने डांटते हुए कहा, तुम वांगलिन हो? तो वो तुम थे। एक इंसान जो इमॉर्टल बनने की ट्रेनिंग कर रहा है और वो सांसारिक बातों की फिक्र कर रहा है। तुम अपनी जिंदगी में कभी इमॉर्टल नहीं बनोगे। वांगलिन ने अपनी भौहें से कोही और कहे बिना नहीं रह सका। इस डिसाइपल ने तो अभी तक कोई इमॉर्टल टेक्निक सीखी ही नहीं है, तो ये डिसाइपल एक इमॉर्टल बनने के रास्ते पर कैसे हो सकता है? एल्डर थोड़ी देर रुका और बेसब्री से कहा, तुम्हारे पास 3 दिन है, इसलिए जल्दी वापस आना। ये 1000 मील वाला इमॉर्टल तालिस्मान है, जिसे 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तुम्हारी रफ्तार बहुत बढ़ा देगा। फिर खिड़की से एक साधारण सा दिखने वाला फीका पीला कागज उड़कर आया और वांगलिन के पास गिर गया। वांगलिन ने उस इमॉर्टल तालिस्मान को उठा लिया। उसने जांग हू से सुना था कि घर जाने वाले सभी डिसाइपल्स को ये मिलता है। सेक्ट का मकसद बहुत सीधा था, सेक्ट की इमॉर्टल टेक्निक और खजानों का दिखावा करना, ताकि और भी युवा लोग यहाँ आने की कोशिश करें। ये इमॉर्टल तालिस्मान असल में बहुत ही खराब क्वालिटी का था, लेकिन इसका फायदा ये था कि इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान था। आपको बस इसे अपनी टांग पर चिपकाना था। साधारण लोगों के लिए इसने उनकी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन बहुत से ऑनररी डिसाइपल्स इन्हें जमा करते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि बाहर की दुनिया में इनके बदले दूसरी चीजें ली जा सकती हैं। बहुत से डिसाइपल्स सिर्फ इन तालिस्मानों को जमा करने के लिए घर जाने का बहाना बनाते थे। आंगन से बाहर निकलने के बाद वांगलिन अपने कमरे की तरफ चल दिया। जांग हू को विदा कहने के बाद उसने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। इस समय आसमान में तारे चमक रहे थे। वांगलिन कल घर जाना चाहता था, लेकिन वो तालिस्मान का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था और उसे डर था कि कहीं उसके पिता का जन्मदिन न निकल जाए, इसलिए वो रात को ही निकल गया। वांगलिन के जाने की कुछ देर बाद एल्डर सन जड़ी बूटियां जमा करने के लिए अपने कमरे से बाहर आए, लेकिन वे अचानक हैरान रह गए। वे दरवाजे के प्रवेश द्वार की तरफ घूरते रहे। वहां उगने वाली सारी नीली घास सूख गई थी। वो नजदीक गया। ध्यान से देखने पर उसने गौर किया कि नीली घास के सामने वाले बैंगनी फूल भी मुरझा गए थे, लेकिन नीली घास जितनी बुरी तरह नहीं। उसे साफ याद था कि दोपहर में जड़ी बूटियां बिल्कुल ठीक और मजबूत थीं। सिर्फ एक दोपहर में वे ऐसी कैसे हो सकती हैं? उसने नीली घास उठाई और उसकी जांच की। नीली घास को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी नमी खो दी है, जिसकी वजह से वो मुरझा गई थी। उसने जमीन को छुआ, लेकिन जमीन जड़ी बूटियां उगाने के लिए बिल्कुल सही नमी पर थी। वो बहुत उलझन में था। थोड़ी देर बाद उसने अचानक सोचा, आज दोपहर मुझसे मिलने सिर्फ एक ही इंसान आया था।
हालांकि वो सिर्फ एक ऑनररी डिसाइपल है, वो जड़ी बूटियों के मुरझाने का कारण कैसे बन सकता है? इस बारे में सोचते हुए उसने इस मामले की जांच करने का फैसला किया। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और उसका शरीर उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पहुंचा जहां ऑनररी डिसाइपल्स को उनके काम सौंपे जाते हैं। एल्डर सन ने भारी आवाज में चिल्लाकर पूछा, यहाँ कौन सा डिसाइपल इंचार्ज है? आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। पीले कपड़े पहना हुआ डिसाइपल जो इंचार्ज था जल्दी से पास आया और जमीन पर घुटने टेक दिए और बिना रुके सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा। एल्डर सन ने बेताबी से कहा, क्या तुम्हारे पास वैंग लिन का रजिस्ट्रेशन है? डिसाइपल ल्यू का दिल धक से रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना ऊंचा दर्जा रखने वाला कोई एल्डर कभी उस कचरे यानी वैंग लिन के बारे में पूछने आएगा। उसने उन मौक़ों के बारे में सोचा जब उसने वैंग लिन को परेशान यानी बुली किया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस डिसाइपल के पास है भाई वैंग लिन का रजिस्ट्रेशन है। भाई वैंग को सीखना बहुत पसंद है और वो अपने काम को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। इस डिसाइपल ने हमेशा उन्हें एक रोल मॉडल के तौर पर देखा है। एल्डर सन को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोएं, लेकिन अपने दिल में वो जानते थे कि ये अच्छा था। कोई उनसे बात करते समय जितना घबराता था उसका मतलब था कि वे उतनी ही उनकी इज्जत करते थे। असल में एल्डर का टाइटल हेंगवे सेक्ट में एक वाकई बेकार टाइटल है। लगभग सभी दूसरी पीढ़ी के डिसाइपल्स को ऑनररी डिसाइपल्स द्वारा एल्डर कहा जाता है, लेकिन सभी इनर डिसाइपल्स उन्हें अंकल मास्टर बुलाते हैं। हालांकि ऑनररी डिसाइपल्स की नज़रों में उनकी इज्जत थी, लेकिन दूसरी पीढ़ी में उनके पास कोई ताकत नहीं थी। यहाँ तक कि तीसरी पीढ़ी भी उनका ज़्यादा सम्मान नहीं करती थी, वरना उन्हें घर जाने की इच्छा रखने वाले ऑनररी डिसाइपल्स की रिक्वेस्ट को संभालने जैसा बेकार काम नहीं सौंपा जाता। एल्डर सन ने पूछा, वैंग लिन कौन से आंगन में रहता है? उत्तर की अर्थ डिवीजन वाले आंगन में। उसकी बात पूरी होने का इंतजार किए बिना एल्डर सन इंद्रधनुष पर बैठकर उत्तर की तरफ उड़ गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। डिसाइपल ल्यू और भी घबरा गया। उसे बहुत ज्यादा पछतावा होने लगा। उसने कसम खाई कि जब वो वैंग लिन को दोबारा देखेगा तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि उसकी तारीफ करेगा और उसके साथ अपने दादाजी जैसा बर्ताव करेगा। आखिरकार वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में एक एल्डर ने खुद आकर पूछा था। एल्डर सन अर्थ डिवीजन के आंगन में पहुंचे और उन्हें वैंग लिन नहीं दिखा। वो वैंग लिन के कमरे का नंबर ढूंढने के लिए रजिस्ट्री में गए, फिर वैंग लिन के कमरे में पहुंचे। ज़ैंग हाओ अभी भी सो रहा था। वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था और उसे एहसास तक नहीं था कि एल्डर सन वहां थे। एल्डर सन ने ध्यान से कमरे की जांच की। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाए। वो बहुत जल्दी निकल गया। जब वो वापस आएगा तब मैं उसकी जांच करूंगा। वैंग लिन अपनी टांग पर टैलिस्मैन लगाकर पहाड़ में चल रहा था। वो टैलिस्मैन वाकई कमाल का था। इसे अपनी टांग पर लगाने के बाद उसे अपने शरीर में गर्माहट की एक लहर महसूस हुई। उसके पैरों के पास चमकती हुई सफ़ेद रोशनी जमा थी, जिससे वो किसी इमॉर्टल जैसा दिख रहा था। जब पहाड़ के सभी जीवों ने वो सफ़ेद रोशनी देखी तो वे सब दूर रहे। किसी के पास आने की हिम्मत नहीं हुई। पहाड़ की ताज़ी हवा वैंग लिन के चेहरे से टकरा रही थी। उसका मूड बहुत अच्छा था क्योंकि वो अपनी याददाश्त के रास्ते का पीछा करते हुए तेज़ी से घर जा रहा था। एक रात बीत चुकी थी और अगले दिन की सुबह हो गई थी। उसने कद्दू से एक घूंट पानी पिया और वो फिर से ऊर्जा से भर गया। उसने गौर किया कि वो पहाड़ से बाहर निकल चुका था। गांव पहुंचने के बाद उसे बस घर वापस जाने वाले छोटे रास्ते पर चलना होगा। बिना रुके वो तेज़ी से आगे बढ़ा। जब सूरज चमक रहा था और काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तब उसने एक शहर में एंट्री ली। वैंग लिन थोड़ा यहाँ वहाँ घूमा, अपने माता पिता के लिए तोहफे खरीदे और फिर जल्दी से निकल गया। जब काफ़ी देर हो गई तो वैंग लिन आखिरकार गांव पहुँच गया। उसने दूर से अपने घर के सामने एक लाल झंडा देखा जिस पर जिंदगी शब्द लिखा था। बाहर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थीं, वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। अपने घर के सामने पहुँचने पर वैंग लिन दंग रह गया। उसका आना बहुत ज़्यादा दिखावे वाला था। उसके रिश्तेदार जो उसके पिता के जन्मदिन के लिए यहाँ आए थे, उन्होंने वैंग लिन को प्रकट होते समय सिर्फ सफ़ेद रोशनी की एक झलक देखी। सबके चेहरों पर जलन साफ दिख रही थी जब उन्होंने तारीफ़ें करना शुरू किया। दूसरे भाई, वैंग लिन आ गया है। बस देखो ये बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी इमॉर्टल जैसा दिख रहा है।
क्या ये ऐसा ही नहीं है? यहाँ तक कि इमॉर्टल से भी गलती हो गई और आखिरकार उन्होंने अपने फैसले पर पछतावा किया और वैंगलिन को अपना डिसाइपल बना लिया। भविष्य में हमारा वैंग फैमिली इन तीनों बच्चों पर निर्भर करेगा। ये मेरी बूढ़ी आंखों की वजह से था कि मैं इस बच्चे की खूबियों को नहीं देख पाया था, लेकिन अब इसे देखते हुए इसका कौन सा हिस्सा वैंग ज़ुओ और वैंग हाओ की बराबरी नहीं कर सकता? साफ तौर पर मर्दों के बीच एक शेर यानी ड्रैगन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वोंग फैमिली के तीसरे सबसे बड़े चाचा ने चिल्लाकर कहा, जैसे कि वे सभी बुरी बातें भूल गए हों जो उन्होंने पहले कही थीं। ये बच्चा वैंगलिन बचपन से ही हमेशा होशियार रहा है। मुझे कहना होगा, यहाँ तक कि इमॉर्टल से भी पिछली बार गलती हो गई, तो हम आम लोगों को गलती कैसे नहीं हो सकती? वैंगलिन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने पांचवें चाचा से नफरत नहीं करोगे। तुम्हारे पांचवें चाचा तुमसे माफ़ी मांगते हैं। सभी रिश्तेदारों के हाव भाव बदल गए और उनके चेहरे दयालु और मुस्कुराते हुए दिखने लगे। वैंगलिन मन ही मन ठंडा होकर हंसा। उसी पल उसके पिता आए और हैरान होकर उन्होंने वैंगलिन का हाथ खींच लिया। टीहेजू, तुम वापस क्यों आए? क्या मैंने तुमसे हैंगवे सेक्ट में रहने के लिए नहीं कहा था? हमेशा घर की चिंता मत करो। वैंगलिन ने अपने पिता को देखा और गौर किया कि उनके पिता के चेहरे की झुर्रियां काफ़ी कम हो गई हैं। वे जाहिर तौर पर इन दिनों बहुत खुश थे। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को साल में 3 बार घर आने का मौका मिलता है। एक बार आपका जन्मदिन खत्म हो जाए तो मैं जल्दी से वापस चला जाऊंगा। वैंगलिन के पिता ने गर्व से अपने आसपास के रिश्तेदारों को देखा और वैंगलिन को दरवाजे की तरफ खींचते हुए चिल्लाए, सुनो, देखो कौन वापस आया है। वैंगलिन की मां महिला रिश्तेदारों के एक ग्रुप से घिरी हुई थी। जब उन्होंने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उन्होंने उनकी तरफ देखा और वैंगलिन को देखकर हैरान रह गईं। वो तेज़ी से दौड़कर आईं और पूछने लगीं कि वो कैसा है। यहाँ वैंगलिन के सफ़र के अगले अध्याय का पेशेवर अनुवाद दिया गया है। अध्याय 14, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन। वैंगलिन को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। पिछले 1 महीने से उसे लोगों की बेइज्जती सहने की आदत डालनी पड़ी थी। अब जब वो वापस घर आया था, उसे अपने माता पिता का प्यार महसूस हुआ। दूसरे भाई, वैंगलिन वाकई एक इमॉर्टल डिसाइपल है। तुम्हारा छठा भाई अंधा है और उसने कुछ कड़वी बातें कह दी थीं। मुझे उम्मीद है कि भाई इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे। तुम मुझे जानते हो, मेरी जुबान तेज है लेकिन मेरा दिल नर्म है। ये सब वैंगलिन की भलाई के लिए ही था। दूसरी भाभी, जब मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने उसका रिश्ता तय नहीं किया है तो वो घबरा गई और कहा कि उसे हर हाल में तुम्हारे परिवार के टीएझू से शादी करनी है। चलिए ये रिश्ता पक्का करते हैं। लाओर, तुम्हारे 5वें चाचा बूढ़े हो गए हैं। भविष्य में वैंग परिवार तुम लोगों पर ही निर्भर करेगी। तुम्हारे 5वें चाचा की नज़र हमेशा तुम्हारे बेटे पर रही है। मेरी नज़रों में वो तुम्हारे बड़े भाई के बेटे से भी ज़्यादा काबिल है। वैंगलिन के माता पिता के चेहरे चमक रहे थे। जन्मदिन की पार्टी शुरू होने के बाद सभी रिश्तेदारों ने बिना रुके वैंगलिन की तारीफ की। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ज़्यादा शराब पी ली थी। उन्होंने वो विरासत वापस पाने के लिए हंगामा करना शुरू कर दिया जिसके वैंगलिन के पिता हकदार थे। वैंगलिन के पिता बस मुस्कुराए। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये रिश्तेदार कैसे थे। वैंगलिन के पिता अब पुरानी बातों की परवाह नहीं करते थे। वो बस चाहते थे कि वैंगलिन बेहतर से बेहतर बने और कुछ नहीं। एक हलचल भरे दिन के बाद जब शाम हुई तो सभी रिश्तेदार चले गए। वैंगलिन आंगन में रखे तोहफों को देख रहा था। उसका दिल जज्बातों से भर गया। उसे एक किताब की बात याद आई जिसमें लिखा था कि जब कोई इंसान कामयाब होता है तो उसके आसपास के लोगों को भी फायदा होता है। उसे आखिरकार उन शब्दों का मतलब समझ आया। उस रात वैंगलिन के माता पिता ने उससे पूछा कि सेक्ट में उसकी जिंदगी कैसी थी। अपने माता पिता की आंखों में उम्मीद देखकर उसने उनसे पहली बार झूठ बोला। उसने उन्हें बताया कि वो कितना लोकप्रिय था और उसने कैसे इमॉर्टल टेक्निक्स की प्रैक्टिस की। उसके माता पिता हैरान होकर सुनते रहे। अपने माता पिता के लिए भले ही एक ऑनररी डिसाइपल बनना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो और लोग उसका कितना भी मजाक क्यों ना बनाए, वो इसे सह लेगा, क्योंकि जब से वो छोटा था उसने उन्हें कभी इतना खुश नहीं देखा था। ये सिर्फ 10 साल की बात है, मैं सह लूँगा, वैंगलिन ने चुपके से अपने दिल में फैसला किया। वैंगलिन घर पर रहा और उसने 2 दिनों तक अपने माता पिता के साथ समय बिताया। तीसरे दिन उसके माता पिता और गांव के सभी लोगों ने उसे विदा किया। उसने अपनी टांग पर इमॉर्टल टैलिस्मैन लगाया और निकल पड़ा। भले ही वो दूर चला गया था, फिर भी वो गांव वालों की आवाज़ें सुन सकता था। अंधेरा हो रहा था। आसमान काले बादलों से भर गया था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवा में नमी की वजह से धुंध छा गई थी।
वैंगलिन अपनी रफ्तार बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। वो आधी रात को हैंगवेट सेक्ट पहुंचा, फिर अपने बिस्तर पर लेटने चला गया। ज़ैंग-हू अभी भी खर्राटे ले रहा था। वैंगलिन करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को बाहर बिजली कड़की और उसकी चमक से कमरा रोशन हो गया। वैंगलिन ने अपनी छाती के पास रखे बीड को छुआ। जब वो घर गया था तो उसने अपनी माँ से अपनी शर्ट में एक आंतरिक जेब बनवाई थी। वैंगलिन ने वो स्टोन बीड निकाला और तेल के दिए की रोशनी में उसे देखने लगा। उसने अपनी आंखें मली और मोती पर बने बादलों के पैटर्न को करीब से देखा। ये सही नहीं है। मुझे याद है कि पिछली बार 5 बादल थे, लेकिन अब 6 हैं। वैंगलिन हैरान था। वो उठकर बैठा और उसने गिना। वाकई वहाँ 6 बादल थे। वो बहुत हैरान था और कोई वजह नहीं सोच पा रहा था। इससे उसके स्टोन बीड के प्रति उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने उसे वापस अपनी जेब में रखा, दिया बुझाया और सो गया। बाहर हवाएं चल रही थीं, बिजली कड़क रही थी और आसमान से जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश खिड़की से टकरा रही थी। ठंडी हवा के एक झोंके से वैंगलिन की नींद अचानक खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली और वो दंग रह गया। लगातार कड़कती बिजली से कमरा रोशन हो रहा था। कमरा घनी धुंध से भरा हुआ था। मेज, जमीन और यहाँ तक के बिस्तर भी गीले थे। हालांकि उस गीली जगह को छोड़कर जहाँ उसने मोती रखा था, वैंगलिन पूरी तरह से सूखा था। उसने ज़ैंग-हू की तरफ देखा और देखा कि उसका शरीर घनी धुंध से घिरा हुआ था। उसके कपड़े गीले थे, उसका शरीर ओस या पाले से ढका हुआ था और उसके दांत भिचे हुए थे। ज़ैंग-हू, ज़ैंग-हू, वैंगलिन हैरान हुआ और जल्दी से उठकर ज़ैंग-हू को हिलाया। हालांकि ज़ैंग-हू के जागने का कोई लक्षण नहीं था और उसकी सांसें कमज़ोर थीं। वैंगलिन बहुत घबराया हुआ था। वो मदद के लिए दूसरे डिसाइपल्स को ढूंढने बाहर जाने ही वाला था कि तभी वो अचानक रुका और उसने अपने कपड़ों को छुआ। उसके मन में एक शक पैदा हुआ। ऐसा क्यों है कि भले ही हम एक ही कमरे में हैं और दोनों बिस्तर गीले हैं, फिर भी इस गीली जगह को छोड़कर मेरा पूरा शरीर सूखा है, वैंगलिन ने सोचा। फिर अचानक अपनी जेब से वो स्टोन बीड बाहर निकाला। उसी समय पानी की सभी बूंदें कांपने लगी और धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। यहाँ तक कि ज़ैंग-हू के ऊपर की सफ़ेद धुंध भी पानी की बूंदों का रूप लेने लगी। बिजली फिर से कड़की और वैंगलिन ने गौर किया कि पानी की सभी बूंदें क्रिस्टल्स की तरह लग रही थी और उसके हाथ में मौजूद स्टोन बीड की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वैंगलिन ने जल्दी से वो स्टोन बीड फेंक दिया और बूंदों से बचने के लिए ज़मीन पर झुक गया। वो रहस्यमयी मोती हवा में एक गोल रास्ता बनाते हुए गिरा और ज़मीन से टकराने के बाद लुढ़क कर कोने में चला गया। पानी की सभी बूंदें तेजी से मोती की तरफ बढ़ीं और उसके अंदर गायब हो गईं। थोड़ी देर बाद कमरे का सारा पानी गायब हो गया। यहाँ तक कि बिस्तर भी अब सूख गए थे। ज़ैंग-हू की सांसें फिर से सामान्य हो गईं। काफ़ी देर बाद बाहर अभी भी तूफान चल रहा था, लेकिन आसमान अब पूरी तरह काला नहीं था और चांद की रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थीं। वैंगलिन खड़ा हुआ और हिचकिचाते हुए उसने वो स्टोन बीड उठाया। करीब से देखने पर उसने गौर किया कि वो बदल गया था। उस पर बादलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई थी। पहले के नज़ारे ने मोती के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी, लेकिन उसके मन में थोड़ा डर भी पैदा कर दिया था। अगर वो समय पर नहीं उठा होता तो ज़ैंग-हू ठंड से मर गया होता। जहाँ तक इस बात की है कि वो खुद इससे क्यों नहीं प्रभावित हुआ, वैंगलिन सिर्फ यही अंदाज़ा लगा सकता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने वो पानी बहुत पिया था जिसमें मोती की ओस मिली हुई थी। हालांकि वैंगलिन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उस स्टोन बीड पर बने बादल क्या करते हैं, लेकिन उसने बाहर जाने और मोती को और पानी सोखने देने का ख्याल छोड़ दिया। उसे डर था कि वो नज़ारा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने सावधानी से वो मोती वापस अपनी जेब में रख लिया। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई और जैसे ही वैंगलिन अपने काम के लिए निकलने वाला था, ज़ैंग-हू बिस्तर से चिल्लाते हुए कूद पड़ा। पानी पानी, प्यास से मेरी जान निकल रही है। हैरान होकर मीज़ की तरफ दौड़ा। उसने काफ़ी देर तक बर्तन से एक गिलास पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन एक बूंद भी बाहर नहीं आई। उसने अपनी आंखें मली और देखा कि बिस्तर एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ था। फिर उसने वैंगलिन को घूर कर देखा और कहा, वैंगलिन, तुम कब वापस आए? क्या ये किसी भूत का काम है? वैंगलिन मुस्कुराया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और कहा, मुझे नहीं पता। जब मैं वापस आया तो ये पहले से ही ऐसा था। क्यों ना तुम दूसरे डिसाइपल्स से पूछ कर देखो। हालांकि अगर ये बात एल्डर्स तक पहुंच गई तो तुम्हें इसे समझाने की मुसीबत झेलनी पड़ेगी और शायद वे तुमसे पूछताछ यानी इंटेरोगेटेड भी करेंगे। झांग-हू ने अपना सिर हिलाया और कहा, रहने दो, मैं नहीं पूछूंगा। अगर एल्डर्स ने मुझसे सवाल किए तो सज़ा से बचना मुश्किल होगा। वैंगलिन ने उसकी परवाह नहीं की और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, इसलिए उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। उसे डर था कि कहीं वो मोती बीड बारिश में कोई गड़बड़ न कर दे। उसने पूर्वी गेट की तरफ जाने वाला एक सुनसान रास्ता चुना।
जो भी पानी उस पर गिर रहा था वो मोती द्वारा सोख लिया गया था और उसे डर था कि कहीं कोई इसे देख न ले। पहले वो इसे अपने कमरे में छिपाना चाहता था, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि इसे बाहर छिपाना ज्यादा सुरक्षित है। वैंगलिन उन जगहों में से एक पर गया जहां उसने पहले ओस वाला कद्दू छिपाया था। अभी सुबह का बहुत जल्दी का समय था और ज्यादा लोग नहीं जागे थे। उसने पत्थर के मोती को वहां दबाने से पहले पक्का किया कि कोई उसका पीछा न कर रहा हो। उसके बाद उसने एक आह भरी। उसका इरादा बारिश रुकने का इंतजार करने का था ताकि वो वापस आकर अपना खजाना ले सके। वैंगलिन बहुत सावधानी से निकला, ये पक्का करते हुए कि आसपास कोई और न हो, और वो काम वाले घर की तरफ चल दिया। जब वो पहुंचा तो वो बस एक बाल्टी उठाने ही वाला था कि तभी नेवले जैसे चेहरे वाला पीले कपड़ों वाला डिसाइपल बाहर आया। डिसाइपल ल्यू वैंगलिन को देखकर थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा जोश से भरा बना लिया और वैंगलिन के हाथ से बाल्टी छीनने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, अरे भाई वैंग, तुम्हारा घर का सफर कैसा रहा? क्या तुम्हारे माता पिता ठीक हैं? तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें उन दिनों बहुत याद किया जब तुम यहाँ नहीं थे। वैंगलिन दंग रह गया। वो इस चेहरे को बहुत अच्छी तरह जानता था। ये बिल्कुल वैसा ही चेहरा था जैसा उसके रिश्तेदारों का पार्टी में था, लेकिन वैंगलिन को पक्का नहीं पता था कि डिसाइपल ल्यू क्या करने की कोशिश कर रहा है। भाई ल्यू, मेरे माता पिता ठीक हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैंगलिन ने सावधानी से जवाब दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ल्यू क्या सोच रहा है। डिसाइपल ल्यू ने प्यार से कहा, अपना सीना चौड़ा करते हुए, भाई, अब से तुम्हें इतनी जल्दी जागने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे मजाक कर रहा था जब उसने तुमसे दिन में 10 वैट्स यानी बड़े बर्तन भरने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात को गंभीरता से ले लिया। अब से तुम्हें दिन में सिर्फ एक ही वैट भरने की जरूरत है। भले ही तुम समय पर काम पूरा न कर पाओ, जब खाना दिया जाए तब तुम खाना खाने जा सकते हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस अपने बड़े भाई को बता देना। वैंगलिन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, बड़े भाई, क्या कोई ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं? डिसाइपल ल्यू का चेहरा नाराजगी से भर गया और उसने गुस्से में होने का नाटक किया। छोटे भाई, तुम अपने बड़े भाई के साथ इतने रूखे कैसे हो सकते हो? तुम मेरे छोटे भाई हो, जाहिर है मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। भविष्य में तुम्हारी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। जहां तक इन कामों की बात है, बस थोड़ा काम कर लो ताकि ये कहा जा सके कि तुमने काम किया है। आखिर में तुम अच्छा करते हो या बुरा, ये सिर्फ मेरी सोच पर निर्भर करता है। चूंकि आज बारिश हो रही है, इसलिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एल्डर सन कुछ दिन पहले तुम्हें ढूंढते हुए आए थे। अब जब तुम वापस आ गए हो तो बेहतर है कि तुम जाकर उनसे मिल लो। उसने अपनी बात पूरी की और वैंगलिन के हाव भावों को ध्यान से देखा। वैंगलिन मन ही मन बुदबुदाया और खुद को जोर से हंसने से रोका। अपने दिल में उसने डिसाइपल ल्यू की बात सुनने के बाद आधी से ज्यादा कहानी का अंदाजा लगा लिया था। उसके जाने के बाद एल्डर सन पक्का उसे ढूंढने आए होंगे और डिसाइपल ल्यू पक्का उनके बीच की किसी रंजिश से डर रहा होगा, इसलिए वो आज इतना दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। उसने उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की और उसने वही किया जो डिसाइपल ल्यू ने पहली मुलाकात में किया था, और एक आवाज निकाली, स्नॉट किया। डिसाइपल ल्यू का दिल धक से रह गया जब उसने वैंगलिन के चेहरे के भाव देखे। इससे उसके अपने शक की पुष्टि हो गई। ये बेकार लड़का वाकई सपनों जैसी जिंदगी जी रहा था, एक एल्डर का ध्यान अपनी ओर खींच पाना, वरना वो इतना घमंडी नहीं होता। ये बच्चा ऐसा लग रहा था जो पक्का बदला लेगा। होल्ड अ ग्रज, उसने मन ही मन सोचा, ये पक्का बाद में मुझसे बदला लेगा। डिसाइपल ल्यू 13 सालों से एक ऑनरेरी डिसाइपल था और उसने 6 साल काम वाले घर यानी चोर हाउस में बिताए थे। उसने पहले कभी किसी एल्डर को खुद आकर किसी ऑनरेरी डिसाइपल को ढूंढते हुए नहीं देखा था। ये पहले से ही एक बहुत दुर्लभ बात थी कि किसी एल्डर के द्वारा किसी इनर डिसाइपल को भेजा जाना। ऐसा नहीं था कि उसने इस बात पर गौर नहीं किया था कि शायद वैंगलिन ने एल्डर को नाराज कर दिया हो, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक सोच थी। हालांकि वो पक्का नहीं कह सकता था। अगर वो सही होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो इस बात से डर रहा था कि अगर वो गलत निकला तो क्या होगा। वो कई सालों से हैंगव्यत संघ में था और वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सोचकर उसने अपने दांत भींचे और पीले कागज का एक टुकड़ा निकाला, फिर उसे वैंगलिन को दे दिया। छोटे भाई, जब पिछले महीने बड़े भाई ने तुम्हें देखा था तो मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया था। ये बस एक छोटा सा तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हें इसे स्वीकार ही करना होगा। अगर तुम नहीं करते, इससे पहले कि ल्यू अपनी बात पूरी कर पाता, वैंगलिन ने पहले ही वो पीला कागज पकड़ लिया था। जब उसने इसे पहले देखा था तो उसे एहसास हुआ कि ये वही इमॉर्टल टैलिस्मन है जिसका इस्तेमाल ऑनरेरी डिसाइपल्स घर जाते समय करते हैं। शुक्रिया बड़े भाई। ये छोटा भाई घमंडी नहीं बनना चाहता, लेकिन एल्डर मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम अगली बार बात करेंगे। भाई ल्यू थोड़ा जलते हुए अपना सिर हिलाने लगे। एल्डर ज्यादा जरूरी हैं, छोटे भाई को जल्दी जाना चाहिए। वैंगलिन ऊपर से शांत था, लेकिन उसके अंदर एल्डर सन को लेकर बहुत से शक थे। वो खुद उसे ढूंढने क्यों आए थे? वैंगलिन ने इस पूरी स्थिति की अच्छी तरह जांच की, लेकिन आखिर में वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा।
क्या उन्हें पत्थर के मोती के बारे में पता चल गया होगा? वैंगलिन ने इस सवाल पर थोड़ी देर गौर किया। उसके पास एल्डर को रिश्वत देने की काबिलियत नहीं थी और अगर वो नहीं गया तो वो एल्डर को नाराज कर देगा, इसलिए बेहतर यही था कि वो ऐसा नाटक करे जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। चूंकि मोती उसके पास नहीं था, उसने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। आंगन पहुंचने और अपनी उपस्थिति की सूचना देने के कुछ देर बाद वही सफेद कपड़ों वाला युवक सामने आया और वो हैरान रह गया। उसने मजाक में कहा, क्या तुम्हें फिर से घर जाना है? वैंगलिन ने अपने माथे पर बल डाले। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, आंगन के अंदर से एल्डर सन की आवाज आई, जल्दी उसे यहाँ लाओ, बिना किसी देरी के। सफेद कपड़ों वाले डिसाइपल का मुंह टेढ़ा हो गया। उसने वैंगलिन को एक गहरी नजर से देखा, फिर वापस आंगन के अंदर चला गया। वैंगलिन खामोशी से उसके पीछे चल दिया। एल्डर सन के रहने की जगह पर पहुंचने के बाद सफेद कपड़ों वाला युवक चला गया। जाने से पहले उसने वैंगलिन की तरफ एक सवालिया नजर डाली। वैंगलिन थोड़ा घबराया हुआ था जब उसने गेट धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने बगीचे के एक कमरे से एक बूढ़े आदमी को बाहर आते देखा। उस बूढ़े आदमी का चेहरा झुर्रियों से भरा था, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने वैंगलिन को एक ठंडी नजर से देखा। एल्डर की आंखों के नीचे वैंगलिन को लगा जैसे वो बिल्कुल पारदर्शी है और एल्डर सब कुछ देख सकते हैं। एल्डर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें वैंगलिन के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर पूछा, वैंगलिन, तुम कब वापस आए? वैंगलिन का दिल उस एक नज़र से अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से जवाब दिया, ये डिसाइपल कल देर रात वापस आया। आज सुबह जब मैं अपने रोज के काम करने गया तो भाई लियू ने मुझे बताया कि एल्डर मुझे ढूंढ रहे थे। एल्डर सन का चेहरा उदास था। बिना एक शब्द बोले उन्होंने वैंगलिन को पकड़ लिया। एक कदम के साथ वे वैंगलिन के कमरे की तरफ एक इंद्रधनुष जैसे रंगीन बादल में गायब हो गए। रफ्तार बहुत ज्यादा थी। वैंगलिन को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से ये सफर बहुत छोटा था। जब वे वैंगलिन के कमरे में पहुंचे तो एल्डर सन ने वैंगलिन को एक तरफ फेंक दिया और अपने डिवाइन सेंस से कमरे की जांच की। ये क्या है? एल्डर सन वैंगलिन के बिस्तर के पास गए और उन्हें वो कद्दू मिला जिसे वैंगलिन झरने का पानी रखने के लिए इस्तेमाल करता था। वैंगलिन ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने जल्दी से कहने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश की। एल्डर सन ने काफी देर तक उसे देखा। फिर वे वैंगलिन की तरफ मुड़े और पूछा, वैंगलिन, तुमने इस गॉड में क्या रखा है? वैंगलिन ने अनजान बनने की कोशिश की और कहा, एल्डर, ये गॉड झरने के पानी से भरा है। ये झरने का पानी वाकई कमाल का है। जब भी मैं थका होता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा पीना होता है और मैं तुरंत ताजगी महसूस करने लगता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि इमॉर्टल्स जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झरने का पानी भी इतना कमाल का होगा। एल्डर, अगर आपको ये झरने का पानी चाहिए तो सप्लाई हाउस में इसके 10 बड़े बर्तन भरे हुए हैं। उनमें से हर एक बर्तन एक घर के आकार का है। वो सारा पानी मेरे द्वारा लाया गया था। एल्डर सन ने गॉड खोला और उसे सूंघा। अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने बेताबी से कहा, झरने के पानी के बारे में तुमसे किसने पूछा? जल्दी मुझे बताओ कि तुम्हें ये गॉड कहाँ मिला? वैंगलिन दंग रह गया। उसने मासूमियत से पूछा, एल्डर, गॉड के साथ क्या गलत है? जब मैं पानी लेने गया था तो मैंने इसे नदी में बहते हुए देखा था। मुझे लगा कि ये काफी अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे पानी से बाहर निकाल लिया। एल्डर सन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और वैंगलिन को गहराई से देखा। उन्होंने गॉड को छुआ और सोचा, इस गॉड के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रूहानी ऊर्जा है। अगर कोई मामूली इंसान इस गॉड में रखा पानी पीता है, भले ही वो रूहानी ऊर्जा को ज्यादा सोख ना पाए, लेकिन फिर भी ये उन्हें ताजगी महसूस करा देगा। वो झूठ बोलता हुआ नहीं लग रहा है। ये गॉड उस पर पूरी तरह से बेकार है। अगर इसका इस्तेमाल इमॉर्टल पिल्स बनाने के लिए किया जाए तो असर अच्छा होना चाहिए। इस बात की काफी संभावना थी कि नीली घास और बैंगनी रात के फूल के मरने का गॉड से कुछ लेना देना था। शायद वे एक दूसरे के दुश्मन थे। आगे की जांच के बिना इस मामले के बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता था। अपने विचारों को वहीं रोकते हुए उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने ध्यान से गॉड को देखा। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडी नजर से वैंगलिन को देखा। वैंगलिन, तुम वाकई बहुत निडर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एल्डर से झूठ बोलने की? लगता है कि तुम अब हैंगवे सेक्ट में और नहीं रहना चाहते। वैंगलिन के चेहरे पर उलझन के भाव दिखे। उसने जल्दी से जवाब दिया, एल्डर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सप्लाई हाउस में सच में झरने से भरे 10 वैट्स हैं। वैंगलिन को अपनी बात पूरी करने दिए बिना एल्डर सन गुस्से में हंसे और बोले, तुम अभी भी मेरे सामने मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। मैं तुमसे गॉड के बारे में पूछ रहा था। ये गॉड ऐसा लग रहा है जैसे इसे अभी हाल ही में इसकी बेल से तोड़ा गया हो। वैंगलिन, मैं तुम्हें ये बताने का आखिरी मौका दूंगा कि तुम्हें ये गॉड कहाँ से मिला, वरना मैं आज तुम्हें हैंगवे सेक्ट से बाहर निकाल दूंगा। वैंगलिन के चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। उसके चेहरे से लड़ने की हिम्मत साफ दिख रही थी और वो चिल्लाया,
तो क्या हुआ अगर मुझे बाहर निकाल दिया गया? यहाँ हैंगवे सेक्ट में मैंने उन 10 वैट्स को भरने के लिए सिर्फ पानी लाने का काम किया है। कई बार मैं खाने से पहले 1 हफ्ते तक भूखा रहा हूँ। अगर मेरी माँ के दिए हुए वो शकरकंद ना होते तो मैं अब तक भूख से मर चुका होता। ये कल्टीवेशन नहीं है, ये सिर्फ टॉर्चर है। मैंने उस गॉड को नदी से निकालने के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर आप इसे चाहते हैं तो बस इसे ले लीजिए। ये क्यों कह रहे हैं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? गॉड में बेल के लगे होने से मेरा क्या लेना देना? शायद किसी ने बेल से तोड़कर उसे पानी में फेंक दिया हो। आप मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में किससे पूछने जाऊंगा? एल्डर सन ने बचे हुए शकरकंद को देखा, फिर गॉड की तरफ देखा। उन्होंने थोड़ा सोचा और विचार किया। भले ही मैं ये गॉड चाहता हूँ, लेकिन एक ऑनररी डिसाइपल का खजाना चुराकर फिर उसे भगा देना बहुत शर्म की बात होगी। अगर ये खबर फैल गई तो बहुत बुरा होगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और अगर सेक्ट के दूसरे लोगों को इस गॉड के बारे में पता चला तो मैं उन्हें इसे लेने से नहीं रोक पाऊंगा। ये बच्चा अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है। पक्का ऐसे और भी गॉड्स होंगे। अगर मैं उन सबको हासिल कर सकूं तो मेरी पिल क्रिएशन की काबिलियत एक लेवल ऊपर चली जाएगी। ये सोचकर उन्होंने अचानक हैरान होने का नाटक किया और चिल्लाए, बच्चे, तुमने वाकई बहुत दुख सहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पूरे 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिला। अब जब मुझे इस बात का पता चल गया है तो मैं इसे संभाल लूंगा। यहाँ तक कि ऑनररी डिसाइपल्स भी हैंगवे सेक्ट के ही डिसाइपल्स हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उन्होंने गौर किया कि वैंगलिन अभी भी गुस्से में था। वो मन ही मन ठंडी हंसी हंसा, लेकिन प्यार से बोला, वैंगलिन, मैं ये गॉड चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सही बर्ताव करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे मददगार बनना चाहते हो? वैंगलिन बुड़बुड़ाया, मैं नहीं चाहता। मददगार होना एक नौकर के जैसा ही है। अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मैं एक नौकर बन गया हूँ तो वो मुझे मार मार कर अधमरा कर देंगे। एल्डर सन ने लगभग अपना आपा खो ही दिया था। वे वैंगलिन के पिताजी के मारने से पहले ही उसे खुद जान से मारना चाहते थे। हालांकि वे दूसरी पीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर थे, लेकिन अगर वे कहते कि वे सेक्ट में एक मददगार ढूंढ रहे हैं तो सभी ऑनररी डिसाइपल्स उस जगह के लिए दौड़ पड़ते। अपने गुस्से को पीते हुए वे चिल्लाए, ठीक है, मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर स्वीकार करता हूँ। मैं अभी जाकर पेट्रियार्क को बताने वाला हूँ। तुम अपना सामान बांध लो, फिर मेरे बगीचे में मेरा इंतजार करना। अपनी बात पूरी करने के बाद वे वैंगलिन के कमरे से बाहर निकल गए। एक कदम के साथ एक बादल दिखाई दिया और वे सीधे पेट्रियार्क की तरफ चल दिए। जब वे चले गए तो वैंगलिन के चेहरे के भाव बदल गए। वो मन ही मन हंसा। इस बूढ़े आदमी का कोई छिपा हुआ मकसद है। ऊपर से उसने मुझे एक डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन असलियत में उसे बस और गॉड्स चाहिए। वैंगलिन ने इसके बारे में थोड़ी देर सोचा, फिर हंसा। उसे सिर्फ कुछ गॉड्स ही तो चाहिए। पहाड़ में बहुत सारे गॉड्स थे। उसे बस कुछ गॉड्स को मोती वाले पानी में भिगोना था। अब जब एक इनर डिसाइपल बनने का मौका मिला है तो उसे ठीक से कल्टीवेट करने के लिए इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। इस बारे में सोचने के बाद वो बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपना सामान बांधा और जांगहू के लिए बहुत सारे शकरकंद छोड़ दिए। फिर वो एल्डर सन के आंगन की तरफ चलने लगा। इस बार उसने अपने आने की खबर नहीं दी और सीधे आंगन में चला गया। सफेद कपड़े वाला युवक जो एक पेड़ के ऊपर बैठा था, उसने उसे नहीं रोका। उसे पहले ही खबर मिल गई थी कि एल्डर सन ने वैंगलिन को एक डिसाइपल के तौर पर स्वीकार कर लिया है। वो हंसा और खुद से बोला, एक कचरा उस्ताद ने एक कचरा डिसाइपल को स्वीकार किया है। ये बहुत ही सही तालमेल है। बगीचे में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एल्डर सन गुस्से से भरे चेहरे के साथ वापस आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। पहले जब उन्होंने पेट्रियार्क से इस बारे में बात की थी तो उनके कुछ साथी डिसाइपल्स ने उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने सोचा, रुको, जब तक मुझे सारे गोड्स नहीं मिल जाते और मैं एक ऐसी इमॉर्टल पिल नहीं बना लेता जो मेरी कल्टीवेशन को बहुत बढ़ा देगी, तब देखते हैं कि कौन हंसेगा। बगीचे में घुसने के बाद एल्डर सन ने वोंगलिन को देखा और गुस्से में कहा, वोंगलिन, आज से तुम मेरे सन दाजू के डिसाइपल हो। तुम्हें अपनी मास्टर का नाम खराब न करने के लिए ठीक से कल्टीवेट करना होगा। उन्होंने एक छोटा सा थैला फेंका और कहा, ये इनर डिसाइपल की पहचान है। ये एक बैग ऑफ होल्डिंग की तरह भी काम करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड के निर्देश इसके अंदर रखे गए हैं। इसे खुद देख लो। वोंगलिन ने जल्दी से इसे उठा लिया। वो बहुत उत्साहित था और उसका दिमाग अपने माता पिता की उम्मीदों के ख्यालों से भरा हुआ था। इस बार उसने पूरे दिल से सन दाजू को मास्टर बुलाया। सन दाजू ने एक आवाज़ के साथ जवाब दिया। उन्होंने अपनी नज़र घुमाई और कहा, अब से तुम पीछे वाले कमरे में रहोगे। तुम मेरी इजाज़त के बिना बाहर नहीं जा सकते। इस बात के साथ उन्होंने एक कंकड़ उठाया और उसे अपने पीछे बगीचे के गेट पर फेंक दिया। जब कंकड़ गेट से टकराया तो सिर्फ एक बैंगनी रोशनी हुई और वो बारीक पाउडर में बदल गया। इस प्रदर्शन के बाद सन दाजू ने वोंगलिन को एक ठंडी नज़र दी
और अपने कमरे में चले गए। वोंग लिन की आंखें फैल गईं, वो बहुत डरा हुआ था। उसने अपना बैग ऑफ होल्डिंग पकड़ा और अपने कमरे में चला गया। कमरा छोटा था और उसमें सिर्फ एक बिस्तर था। वोंग लिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिस्तर पर बैठ गया और बैग ऑफ होल्डिंग की जांच करने लगा। वो छोटा ग्रे बैग इतना खास नहीं लग रहा था। वोंग लिन ने बैग को जमीन पर उल्टा कर दिया और कई चीजें बाहर गिर गईं। वहां लाल कपड़ों का एक सेट और एक छोटी पुस्तिका बुकलेट थी। वोंग लिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने वो छोटी बुकलेट उठाई और उसे उत्साह के साथ खोला। पहले पन्ने पर लिखा था 3 स्टेजेस ऑफ की कंडेंसेशन। उसने तेल के दिए की रोशनी में आधी रात तक पढ़ाई की। उसने किताब बंद की और महसूस किया कि उसे कल्टीवेशन की थोड़ी और समझ आ गई है। इस बुकलेट में ची को केंद्रित करने के 3 चरण थे, जिन्हें सबसे बुनियादी चरण माना जाता था। बुकलेट में बताया गया था कि की कंडेंसेशन के कुल 15 चरण होते हैं। केवल तीसरे चरण तक पहुंचने के बाद ही बाद के चरणों की तकनीक तक पहुंचा जा सकता है। तथाकथित की कंडेंसेशन का मतलब था स्वर्ग और पृथ्वी की रूहानी ऊर्जा यानी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखकर शरीर को बदलना और भविष्य के लिए नींव तैयार करना। ये इस बात का भी टेस्ट था कि किसी का कुदरती टैलेंट कितना अच्छा था। कोई जितना ज्यादा टैलेंटेड होता, वो अपने शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी को उतनी ही तेजी से सोख सकता था। जाहिर है उनकी कल्टीवेशन की रफ्तार तेज होगी, लेकिन अगर किसी का टैलेंट औसत है तो शायद वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी तीसरी परत तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ तो पहली परत तक भी नहीं पहुंच पाते थे। 3 स्टेजेस ऑफ की कंडेंसेशन वाली बुकलेट वोंग लिन के लिए एक खजाना बन गई। उसने तुरंत पहले 3 परतों की तकनीक को अपने दिमाग में याद कर लिया। वो आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठ गया और बुकलेट में बताई गई एक लंबी और 3 छोटी सांसों वाली तकनीक के साथ सांस लेना शुरू कर दिया। एक लंबी का मतलब है एक गहरी सांस लेना, जबकि 3 छोटी का मतलब है 3 छोटी सांसें लेना, जो सामान्य सांस की तुलना में 1/3 लंबी हो। सांस लेने की इस अजीब तकनीक का इस्तेमाल करने से व्यक्ति अपने शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी को तेजी से सोख सकता है। बुकलेट में बताया गया था कि पहली बार सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करने पर ऐसा महसूस होगा कि जैसे शरीर के अंदर चींटियां रेंग रही हों। ये शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी के घुसने की वजह से होता था। बुकलेट में कहा गया था कि घबराना नहीं है, बस आराम करो और खुद को कुछ नहीं होने की कल्पना करो, फिर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो जाओ। काफी देर बाद वोंग लिन ने बेबसी से पाया कि उसे न केवल कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि इस अजीब सांस लेने की तकनीक की वजह से उसकी सांस फूल गई थी। वोंग लिन ने आह भरी। वो जानता था कि यहाँ के ज्यादातर डिसाइपल्स के पास बहुत ज्यादा टैलेंट था और ये बुकलेट उनके लिए लिखी गई थी। उसका टैलेंट सिर्फ औसत था, वो उनका मुकाबला कैसे कर सकता था? लेकिन वो निराश नहीं हुआ। कुछ सांसें लेने के बाद उसने सांस लेने की तकनीक जारी रखी। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह होने तक वोंग लिन अब भी अपने शरीर में किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी के घुसने को महसूस नहीं कर पाया था। पूरी रात न सोने की वजह से उसका सिर चकरा रहा था जब वो उठा और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। बाहर एक हल्की हवा चल रही थी जिसमें दवाइयों की खुशबू आ रही थी। उसने कुछ गहरी सांसें ली, लेकिन अपनी थकान दूर नहीं कर पाया। उसे झरने वाले पानी के गोड की कमी महसूस हुई। अगर वो उस झरने का थोड़ा पानी पी लेता तो वो इतना थका हुआ नहीं होता, लेकिन अभी बिना सोचे समझे काम करने का समय नहीं था। उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि उसने स्टोन बीड और गोड्स को कहाँ छिपाया है। उसने लगभग आधा पहाड़ छान मारा था। अगर वे उस जगह पहुंच भी जाएं, तब भी उन्हें उसका खजाना नहीं मिलेगा। वो जड़ी बूटियों के बगीचे में तब तक टहलता रहा जब तक उसे एक पत्थर नहीं मिला। वोंग लिन पत्थर पर बैठ गया और कल्टीवेट करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि जैसे उसके शरीर में चींटियां रेंग रही हैं। वो दंग रह गया। जैसे ही वो इसे जारी रखने वाला था, उसके उस्ताद चिल्लाए, वोंग लिन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी वहां से बाहर आओ। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, हर्ब गार्डन में कभी कल्टीवेट मत करना। वोंग लिन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सन दाजू उसे गुस्से से देख रहे हैं। वो चुपचाप उठा और हर्ब गार्डन से बाहर आ गया। सन दाजू ने ठंडी आवाज में कहा, तुम वाकई जानते हो कि एक अच्छी जगह कैसे ढूंढनी है। मैं यहाँ अपनी जड़ी बूटियां उगा रहा हूँ क्योंकि इस बगीचे में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यही है और तुम यहाँ आकर उसे चूस रहे हो। अगर इसकी वजह से इनमें से कोई भी जड़ी बूटी मर गई तो हमारी जिंदगी भी उनकी भरपाई नहीं कर पाएगी।
वोंगलिन ने सन दाजू को देखा और सम्मान से कहा, डिसाइपल को इससे बेहतर कुछ नहीं पता था। डिसाइपल यहाँ दोबारा कभी कल्टीवेट नहीं करेगा। सन दाजू के चेहरे के भाव सामान्य हो गए। फिर उन्होंने आगे कहा, हालांकि अगर तुम मुझे एक और गोट ढूंढ कर दे सको तो भले ही मैं तुम्हें हर्ब गार्डन में कल्टीवेट न करने दूं, लेकिन मैं तुम्हें एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे सकता हूँ। इसके साथ तुम्हारी की कंडेंसेशन बहुत आसान हो जाएगी। वोंगलिन ने अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाला भाव आया। फिर उसने कहा, डिसाइपल पहाड़ों में झरने को फिर से देखने जा सकता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो शायद मैं एक और ढूंढ पाऊंगा। सन दाजू ने थोड़ा सोचा और कहा, तुम जाकर देखो। याद रखना, अगर तुम मेरे लिए एक और गोड लाते हो तो मैं तुम्हें इनाम में एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा। वोंगलिन ने सन दाजू को देखा और पूछा, क्या मास्टर जो कह रहे हैं वो सच है? अगर मैं एक गोड वापस लाता हूँ तो क्या आप मुझे एक स्पिरिट स्टोन देंगे? सन दाजू के चेहरे पर खुशी का भाव था जब उन्होंने कहा, हाँ, जब तक मुझे एक गोड मिलता है मैं तुम्हें एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा। वोंगलिन ने मन ही मन हंसा, लेकिन ऊपर से उसने सम्मान से सिर हिला दिया। सन दाजू के दाएं हाथ ने एक सील बनाई और उन्होंने कुछ शब्द बुदबुदाए। फिर उन्होंने अपना हाथ घुमाया और गेट खुल गया। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, जाओ, अब निकलो और जल्दी वापस आना। यहीं पे पार्ट 2 खत्म होता है। अगर पार्ट 1 सिर्फ इंट्रोडक्शन था तो यहाँ से वैंगलिन का अडेप्टेशन फेज शुरू हो चुका है। अब ये स्टोरी सिर्फ कल्टीवेशन की नहीं रहेगी, ये सर्वाइवल, पेशेंस और इमोशनल डिटैचमेंट की कहानी बनने वाली है। आने वाले पार्ट्स में वर्ल्ड और क्रूअल होगा, डिसीजंस हैवी होंगे और वैंगलिन का कैरेक्टर और ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा। अगर तुम नॉवल एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉलो कर रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। मिलते हैं पार्ट 3 में।